अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद अहमद खान एंड यू ऑल वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सोच बदलो बाय एमए के। आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। ये लेक्चर जो है ये सेकंड पार्ट है हमारे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के लेक्चर का, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को तफसील से पढ़ा था और साथ साथ हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ होता क्या है या ग्राफ को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं या ग्राफ बनाते कैसे हैं। वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको उस लेक्चर में मिलेगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ, और ग्राफ के इंट्रोडक्शन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उस लेक्चर में मिलेगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और अगर कि आपने वो लेक्चर नहीं देखा और आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आ रहे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देख लें और उसके बाद इधर आएँ, क्योंकि ये फिर मतलब कि आपस में लिंक करते हैं। क्योंकि अगर आपकी बेस ही नहीं होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। टू ऑन स्टॉक मैं कर रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश सुनने के, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब के बटन पर उंगली मारो या पंजा क्लिक हो जाना चाहिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचती रहे और आप खुद आकर जो है लेक्चर को देख सकें। और इसके साथ साथ जो सेकंड बात है कि मैं फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूँ। आपका कोई बोर्ड भी, आप इस दुनिया में रहते हैं और आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तमाम दुनिया में जहां तक हैं ग्रेड 9 के ये जो बेसिक्स है ये तमाम के लिए सेम रहेगी। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें तो इंशाल्लाह आपके तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपने लेक्चर को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था लेक्चर में लास्ट, लेकिन मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, दो लाइंस होती हैं इस तरह परपेंडिकुलर लाइंस, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होता है। और इसी तरह आपके पास जो है ये जो एक्स एक्सिस होता है इस पे जो है आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज प्लॉट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज मतलब ये कि आप जो हैं आपके पास ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड ना करती हूँ, आज़ाद हों, वो चाहे आपकी जो दूसरी कोई भी क्वांटिटीज़ हो, लेकिन ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती। मैंने मिसाल दी थी, आसान मिसाल टाइम की है। टाइम जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। आपकी एज गुजर रही है, मतलब कि आपकी उम्र जो है वो गुजर रही है, आपका टाइम जो है वो गुजर रहा है। आप काम करेंगे, पढ़ेंगे तो आपसे कुछ अगले 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल में कुछ चीज़ बन जाएगा, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे टाइम तो गुजर जाएगा। तो टाइम जो है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। लेक्चर अच्छे तरीके से देखोगे, आसान लफ्ज़ों में लेक्चर अच्छे तरीके से देखोगे, समझोगे, क्वेश्चंस पूछोगे कमेंट में तो समझ में आएगी, पेपर अच्छे तरीके से दे दोगे, मार्क्स आ जाएंगे। लेक्चर नहीं देखोगे, स्किप करोगे, आगे करके देखोगे, ये मैं बस वो कहते हैं ना कि एक तरह से वीडियो की बेस पर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेक्चर आगे करके देखोगे, छोड़ के देखोगे, स्किप करके देखोगे, मेरा तो कुछ नहीं जाना, ठीक है। लेक्चर पर आगे व्यू तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये है कि जब स्किप करके देखोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। दैट्स इट। तो इस तरह जो है ये वक्त तो गुजर जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट है, वो तो किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो आपका जो है वो मतलब कि मार्क्स खराब हो जाएंगे या खुदा ना खासा फेल वगैरह हो जाओगे। तो इसलिए लेक्चर को फुल देखना है। तो आप डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, आप डिपेंड कर रहे हो, लेकिन वक्त जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी तरह हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, डिपेंड नहीं करते, और यहाँ पर हम लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, डिपेंडेंट। तो y एक्सिस पर डिपेंडेंट और x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट। अब टाइम मैंने यहाँ पर ले लिया तो बच गया मेरे पास स्पीड। तो स्पीड जो है वो मैं यहाँ पर y एक्सिस पर ले लूँगा। तो यहाँ पर y एक्सिस पर मैं स्पीड लूँगा और ये जो x एक्सिस पर मैं टाइम लूँगा। अगर कि आपके बुक के वर्ड्स में यूज़ करूँ, यहाँ पर पेज नंबर 42 पर है, आपकी कोई बुक भी है, मैं यहाँ पर वर्ड्स लिख देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहे कि इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, speed time graph, time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis। मतलब ये कि आपके इस स्पीड टाइम ग्राफ में आपने जो टाइम है उसको आपने एक्स एक्सिस पर लेना है और जो वाई है, जो स्पीड है उसको आपने वाई एक्सिस पर लेना है। अगर के बुक के वर्ड्स में साथ लिंक करना चाहूँ तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दी जाती है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पर आप स्पीड लेते हैं तो वाई जो है, जो वाई एक्सिस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास स्पीड है जो कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब ये तो हमने सीख लिया कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपके
करियर के लिए, आपकी जो इंटायर फिजिक्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 पॉइंट्स लिखूंगा और वो पॉइंट्स जो हैं आपको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में काफ़ी फ़ायदा देंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ से हमें फ़ायदा क्या होता है। मतलब ये कि हमने तो पढ़ तो लिया, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। दोबारा सुन लो, स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप मैंने लास्ट लेक्चर में तफसील से बताया था कि आप जब चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस करते हैं तो आपके पास स्लोप आता है, यानी कि वाई एक्सिस में की वैल्यूज में जो चेंज ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस की वैल्यू के साथ चेंज में, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्लोप है। अब स्लोप जो है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, अगर कि मैं स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया लूंगा तो वो मुझे डिस्टेंस देगा। दोबारा सुन लो, इसको मैं लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक्स पर लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एन एक्सेलरेशन। जब कभी भी आप स्पीड टाइम ग्राफ में आप स्लोप लेते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब आप स्लोप फाइंड करते हैं तो जैसे कल मैंने आपको यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब कल लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जिस वक्त इसका स्लोप लेते हैं, लेट से आपके पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके पास जो है ये बी पॉइंट है, आप इसका स्लोप लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो अगर कि आप ये ए बी का स्लोप लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास क्या होगा कि जिस वक्त आप ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये आपके पास x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, मैंने आपको तफसील से बताया था। आप स्लोप वहां पर जाकर देख सकते हैं, अभी न्यूमेरिकल्स में भी स्लोप दोबारा आएगा तो वहां पर भी हम कर लेंगे। लेकिन आप जिस वक्त इस ए बी लाइन का स्लोप लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। अगर कि ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो हम इसको जो है ये इस तरह से लेंगे तो हमारे पास जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग ले सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको एक्सेलरेशन देगा। और इसी तरह जब आप इसके एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, अब एरिया क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट से आप किसी भी फिगर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो आप अगर के एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं। आप स्क्वायर का ले रहे हैं तो आप उसकी दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी जिस वक्त हम एरिया लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व, इस पर एक पूरा न्यूमेरिकल है, वो फिर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको ये सिर्फ ये आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपके जहन में जब मतलब कि जिस वक्त मैं आगे जाऊं तो आपके दिमाग में फ्लैश करे आइडिया कि हाँ भाई ये मैंने उधर पढ़ा हुआ है। तो ये आपको सिर्फ अभी ये इन्फॉर्मेशन लिख लो कि एरिया अंडर अ कर्व जो है, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ जो है या कर्व है जो भी है, तो आपके पास जो ये आपको डिस्टेंस देगा। मतलब ये कि जब आप स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे होंगे और उसमें आप एरिया डिस्कस करते हैं तो एरिया जो है वो आपको डिस्टेंस के बारे में देगा। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया लेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए स्लोप लेना है, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया डिस्टेंस देता है। दो बातें याद रखनी है, बस ये दो बातें याद रखें। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एन एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। तो ये इसका एक जिसे कहते हैं ना कि मेन बॉडी थीम जो है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो सब का सब जो है स्पीड टाइम ग्राफ का इन 2 पॉइंट्स पर खड़ा हुआ है। जितनी भी सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो सारी की सारी इस पर बेस्ड है। अगर कि आपकी इसकी ग्रिप अच्छी है तो आपको आइडिया ज़्यादा अच्छे से होगा, और अगर आपकी इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो आपको मतलब कि समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आप ये इस 2 पॉइंट्स को अपने जहन में रखें, इसी की बेस पर हम फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊँगा कि हाँ भाई आपने कैसे इसको लेना है। तो चलिए चलते हैं अपने इसके फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर के एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हमारे पास ग्राफ कैसा होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो उसका जो ग्राफ है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसकी ग्राफ की शक्ल कैसे होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने उस पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो पहला पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो हमारे पास उसका ग्राफ कैसे होगा। तो ये ग्राफ बिल्कुल उसी तरह होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाया था तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह का आ रहा था। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये ग्राफ रो ग्राफ क्यों सेम है, अभी मैं पहले आपको इस पर जो इसके वर्ड्स हैं वो पढ़ा देता हूँ और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। तो पहले देखते हैं कि ये हमें क्या
बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड विद टाइम, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो टाइम के साथ, तो हम कह सकते हैं, पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ, ठीक है, विद टाइम, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जब कभी भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो टाइम के साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड आपकी कांस्टेंट स्पीड कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन के तहत, यानी कि इन्होंने एक कंडीशन खुद से ली है, वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है। अब जो वो 4 मीटर पर सेकेंड है वो टाइम के साथ चेंज तो हो नहीं रही, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजेंटल लाइन। अब जो हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, वो जो हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन, अब ये जो देखो ये लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब हमारे पास ये टाइम एक्सिस है, देखो ये वाला जो है हमारे पास, ये जो हॉरिजेंटल है ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। पैरेलल तो समझते होंगे कि अगर एक लाइन, दोनों लाइन की जो डायरेक्शन है वो सेम हो इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल आपस में, ठीक है। along x एक्सिस एज शोन इन फिगर, आपके पास जो ये मैंने बता दी कि जो x एक्सिस ये वाला होता है और ये y एक्सिस होता है, तो ये जो लाइन है ये आपके पास इस x एक्सिस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फिगर 2.20 है, 2.22 है, ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास जो ये ग्राफ आ रहा है वो x एक्सिस के साथ क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो ये पैरेलल जो लाइन है ये बता रही है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड के लिए भी ली जा सकती है। मतलब ये कि जब आप इसकी जो ये लाइन आ रही है और ये एक्स एक्सिस के साथ जब पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट दोनों का सेम मतलब होता है। अब मैं आपको एक आसान सी कंडीशन से समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। ये कार है, ठीक है, कार बड़ी कोई अजीब सी बन गई है, अब इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे दें। अच्छा जी, ये कार है, ये मोशन कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे। तो देखो अब ये गुजर रही है 4 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो टाइम है वो पहले 0 से स्टार्ट हुआ, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड एंड देन 15 सेकेंड, और उसके बाद जो है ये फिर मतलब कि ये गुजर रही है। तो आपके पास जो है यहाँ पर जब ये 0 से 5 तक गुजरी तो ये 4 मीटर पर सेकेंड है, और 5 से 10 जब ये गुजरी तो आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और ये 10 से जिस वक्त 15 मतलब कि आपके पास सेकेंड्स में गुजरी तो तब भी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। मतलब ये कि यहाँ पर भी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हर इंटरवल में इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो कहानी है वो जो मैंने आपको बताई थी, तो ये वही कहानी है, लेकिन उसको हमने ग्राफिकली बना दिया, यानी कि इसको पिक्टोरियल वे से हम इसको डिस्प्ले करके बता रहे हैं कि हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास देखो ये यहाँ पर मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड जब 0 से स्टार्ट हुआ तो इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड। जब 5 सेकेंड हुए तो इसकी स्पीड क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आपके पास क्या है, 5 सेकेंड के लिए 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह 10 मीटर पर सेकेंड के लिए इसकी जो स्पीड है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड। एंड देन सिमिलर वे में इसकी जो 15 सेकेंड पे भी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आप जब लाइन ये पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो है ये जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि इसके आपके पास जो है ये साथ साथ इसके चलती जाएगी और इसके साथ मीट नहीं करेगी। तो ये हमारे पास पैरेलल होती हैं। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, जो दो जो रेल की पटरी होती है, जो ट्रैक्स होते हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट इस तरह से नहीं करते। वो दो रेल की पटरी जो होती हैं वो बिल्कुल एंड तक जाकर ही अलग रहती हैं, तो इसको पैरेलल कहा जाता है। अगर कि किसी को पैरेलल का मतलब नहीं पता तो ये पैरेलल हो सकता है हमारे पास। तो ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड की कहानी के लिए था कि हम कह सकते हैं कि अगर के कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से, यानी कि आपके पास जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल
होगी। तो ये जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब हम सेकंड वाले पर जाएंगे और उसमें ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। आपके पास जो है अब हम इसको देखेंगे कि आपके पास जब यूनिफॉर्मली आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो बढ़ रही हो तो फिर क्या होगा। आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जब आपके पास यूनिफॉर्मली चेंज स्पीड आती है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है हमारे पास के ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। मतलब ये कि आपके पास जो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड होती है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसमें आपके पास जो है ये आपने डिस्कस करना है उसका ग्राफ, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। अब यहाँ पर आपने स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने ये जब ग्राफिकल एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे थे हमने यहाँ पर ये अपने ये क्लैरिफाई कर दिया था, इन्होंने भी और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो वर्ड स्पीड है और वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं अगर कि एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का एक ही मतलब है। तो बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे तो वेलोसिटी होना चाहिए था कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब आपके पास स्पीड और वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं तो आप इस वेलोसिटी की जगह स्पीड का जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। अब आपकी 9th क्लास की बुक में यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन हुई हुई है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए मोशन के लिए हुई है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में या स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जहाँ पर आप स्पीड और वेलोसिटी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताना है, या फिर आपके पास अगर के कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट यूनिफॉर्मली जो चेंजिंग स्पीड होती है, ऐसी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि वो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक कांस्टेंट वे से बढ़ रही है। जिस तरह कि आपके पास जो है अगर के पहले इंटरवल में उसका जो था वो 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कि आपके पास जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है, और जो टाइम है वो भी कांस्टेंट, उसका इंटरवल है 5 पहले सेकंड थे, फिर 10 सेकंड, फिर 15, 20, 25 एंड देन। मतलब ये कि हमने ये यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास इक्वल चेंज इन स्पीड आता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये कि आपके पास जो इक्वल चेंज इन स्पीड मतलब कि इक्वल चेंज आ रहा था स्पीड में, आपके पास जो वो बढ़ रही होती है स्पीड, और उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी आपके पास इक्वल ही रहता है, चेंज जो हो रहा होता है जिस वैल्यू से चेंज हो रहा होता है, अगर कि वो इक्वल होगा हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5, 10, 15, 20 एंड देन 25 हम मतलब कि इसको इक्वल चेंज मान सकते हैं। और आपके पास जो स्पीड है वो भी आपके पास 2, 4, 6 इसी तरह से अगली आपको पता है 8 होगी, 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर। मतलब कि आपके पास जो है ये कांस्टेंट यूनिफॉर्मली जो चेंजिंग स्पीड होती है हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लोग जो कह रहे हैं वो उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी इनको ग्राफ के साथ रिलेट करेंगे और फिर मैं आपको एक सिनेरियो दे दूंगा, उससे आपको इंशाल्लाह ये समझ में जल्दी आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। हम कह सकते हैं कि लेट हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली मतलब कि वो कांस्टेंट वे से चेंज हो रही है, कांस्टेंट इंटरवल में उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से चेंज आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। अब ऐसे केस में इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, आपके पास जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट से आ रहा है। मैंने जो आपको बताया ना ये 2, 4, 6, 8, 10, अब मैं रुक जाऊंगा, आप कहेंगे 12, 14, 16। जब मैं क्लास में इस तरह क्लास लेता हूँ तो फिर मैं मतलब कि खामोश होता हूँ, तो फिर क्लास वाले आप लोग जो हैं वो बोल रहे होते हैं। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह जो है हम मतलब कि अगर कभी इत्तेफाक हुआ क्लास लेने का तो क्लास भी साथ में लेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा जी, thus its speed time graph would be a straight line as shown in figure। अब ऐसे केस में जब हमारे पास स्पीड जो है वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्मली आपके पास जो है वो बढ़ रही होती है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होती है, तो ऐसे केस में thus its speed time graph would be a straight line। अब ऐसे केस में हम आपके पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। as shown in figure 2.23, इस फिगर का नाम जो नंबर है वो आपको बुक में 2.23 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपकी बुक में इसका नंबर कोई और है तो इट डजंट मैटर के जो कहानी है वो सारी की सारी जो है वो सेम है, बस कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, द स्ट्रेट लाइन मींस that the object is moving with a uniform acceleration। अब जाहिर सी बात है कि जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है होता है, a body has uniform acceleration if it has equal change in velocity। अब यहाँ पर हम स्पीड यूज कर सकते हैं, equal change in
स्पीड, ठीक है, इक्वल चेंज इन स्पीड्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कि आपके पास जितना भी चेंज आ रहा है स्पीड में वो इक्वल आ रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि इससे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मैंने लेक्चर के शुरू में एक बात कही थी कि जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का जो आपके पास जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर यही बात है कि जब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर कि मैं ये ए बी का स्लोप फाइंड करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब जो मेरे पास इसका जो लाइन ए बी का स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, और यहाँ पर भी कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जाहिर सी बात है कि जब स्पीड में कांस्टेंट चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो स्मूथली और कांस्टेंट वे से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे जो है स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अब ये जो है ये आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन जो है, मतलब है कि अब इस स्लोप को अगर मैं फाइंड करता हूं तो ये जो है ये मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, तो इसका एक्सेलरेशन मैं कैसे निकालूंगा? इसका एक्सेलरेशन में निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप लेना है। स्लोप के लिए मुझे क्या होता है, मुझे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यानी कि इनकी वैल्यूज लेनी होती हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जो है मेरे पास, इस तरह मैं बोल्ड करके लिखता हूँ, जगह नहीं है, और टाइम टेकन जो है वो टाइम टेकन आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब ये है कि आप इसको नाम दे सकते हैं खुद से। अब मैंने लेट्स से इसको सी डी दे दिया, इसको ई एफ दे दिया, आप खुद से नाम दे सकते हैं। ऐसे ही बुक में कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जनरल से ये कैलकुलेशन कर देता हूँ। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के थ्रू आ रही है, तो 4 माइनस 2 मैंने क्यों किया, y2 माइनस y1 स्लोप का फॉर्मूला जब मैंने कल के लेक्चर में बताया था, कि बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर है स्पीड टाइम ग्राफ का, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो वो लेक्चर जाके देख लो क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, y एक्सिस पर 4 माइनस 2 और x एक्सिस पर 10 माइनस 5 आता है, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, और ये 5, तो आपके पास इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास 2 डिवाइड बाई 5 से जो आंसर आता है वो आपके पास इसका एक्सेलरेशन, आई गेस इसका 0.4 आता है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये 0.4 ही आएगा इससे। तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसका एक्सेलरेशन है, यानी कि ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ये 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जो है वो मोशन कर रहा है। यहाँ पर जो आपने स्लोप लिया है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वो एक्सेलरेशन के बराबर है। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस होता है आपके पास, इसको राइज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इस तरह का एक सेंटेंस बोला जाता है। एक्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज में बोला जाता है। अब आपकी बुक में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, आपके पास चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स आपके पास आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है ये y के थ्रू आ रही है, और चेंज इन जो टाइम है वो आपके पास x एक्सिस के थ्रू आ रहा है, तो आपके पास ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। तो आपने अगर के चेंज लेना है तो आपने y2 माइनस y1 करना है और x2 माइनस x1 करना है, एंड देन इन द सेम वे आप जो है इस स्लोप का, यानी कि इस लाइन ए बी का आपने जब इसका स्लोप फाइंड किया तो ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। और 0.4 जो मैंने निकाला है यहाँ पर 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है। तो ये मुझे जो स्लोप है लाइन ए बी का, ये मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि एक्सेलरेशन मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ये हमने ये पढ़ लिया कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो भी इक्वल होना चाहिए। कैसे, देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये देखो 5 आ रहा है, फिर 10 है, फिर 15 है, एंड देन 20 एंड देन 25 है। उसके बाद जो है ये आपके पास 2 4 6 एंड देन जो है ये इसी तरह आपके पास जो है स्पीड बढ़ रही है। तो मतलब ये कि ये जो कांस्टेंट स्पीड आपके पास जो बढ़ रही है, इसमें जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके देख लें। बस वहाँ पर लफ्ज़ जो है वेलोसिटी का यूज़ हुआ है, यहाँ पर हमने उसको स्पीड के साथ रिप्लेस कर दिया। सॉरी, रिप्लेस इसलिए किया है क्योंकि हमने कहा है कि स्ट्रेट लाइन में जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये जो वेलोसिटी और जो स्पीड है ये आपस में इंटरचेंजेबली, यानी कि इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। ये बार बार मैं बातें इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि बाद स्टूडेंट्स होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं और वो उनको डायरेक्ट समझ में नहीं आती एक दफ़ा की बात, मतलब कि वो थोड़ा दूसरे 2-3 दफ़ा तरीके से जो है वो सीखते हैं, तो इसलिए जो है मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी कहानी जो थी, ये जो ग्राफ था ये इंपॉर्टेंट है, और जो इसकी जो पीछे की कहानी थी वो मैंने सारी आप लोगों को बता दी है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक सिनेरियो दे देता हूँ कि सिनेरियो मतलब इस तरह के एक कार वाली एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, कार वाली एग्जाम्पल ये ले लो, और आपकी जो कार है वो हर इंटरवल में कितनी स्पीड से जा रही है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, 2 मीटर, ये यहाँ से स्टार्ट लिया 2 मीटर, फिर उसके बाद जो है वो 4 मीटर पर सेकंड, और फिर ये 6 मीटर, मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। और यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, 5 सेकंड है। फिर 5 सेकंड है, फिर 5 सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो 10 सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये 15 सेकंड। मतलब ये कि अब आपके पास जो है आपने एक सिनेरियो क्रिएट किया, मैंने शुरू में बताया था कि सिनेरियो दूंगा, तो आप एक कार ले लें, कार के पहिए हैं नहीं और कार चल रही है, देखो अगर मैंने कार बना दी और कार के पहिए हैं नहीं, व्हील्स है नहीं उसके, तो ये जो कार है ये डायरेक्शन मोशन कर रही है 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, और फिर 6 मीटर पर सेकंड, देन फिर 8 मीटर पर सेकंड, देन 10 मीटर, मतलब कि सो ऑन बढ़ता जाएगा। और इसी तरह जो है 5, 10, 15, तो ये जो है ये आपके पास जो स्पीड में चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है एक यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड है। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड इसी बोलते हैं कि आपके पास जो है ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है 2, 4, 6। तो आप इसको जहन में इस तरह इमेजिनेशन में लेके आ सकते हैं कि अगर कि एक कार जा रही है और वो जो है वो उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है वो मेरे पास 5 है, 10 है एंड देन 15 है। अब आपने ग्राफ बनाना तो आपने मतलब कि जो स्केल है 5 सेंटीमीटर का लेट से आप इस तरह रख लेते हैं, मतलब कि स्केल, और आप जो है वाई एक्सिस पर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इक्वल जो है वो ड्रॉ कर लें टाइम की वैल्यू को एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आप जो है स्पीड की वैल्यू को इस तरह से ड्रॉ कर लें एंड देन मिला लें लाइंस को। तो ये जो अगर कि ये आपके दिमाग में मतलब कि एक सिनेरियो बैठ जाता है, एक सीन बैठ जाता है, तो आपको ये कभी भी नहीं बोलेगा, और ये जो मतलब कि जो ग्राफ है ये फिर बनाना आसान हो जाएगा। पॉइंट मिलाओगे, ए बी करोगे एंड देन आपके पास जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको इस तरह से फ्लैश कर जाएगा। इम्तिहान में, एग्जाम में जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो अगर कि आपके जहन में उसका कुछ इमेज बना हो ना, मतलब कि आपने थोड़ा सा बनाया हो, इसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। एक होती है एक्टिव लर्निंग, मतलब ये कि मैं जो देख के आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपकी एक्टिव लर्निंग हो रही है। अब आप जिसको किताब बंद करें और किताब बंद करके आप ऐसा करें कि इसको जहन में लेके आए। हम लोगों की गलती ये होती है कि हम किताब बंद करके क्या करते हैं, साइड पर रख देते हैं और कार्टून गेम्स वगैरह खेलने लग जाते हैं, तो वो आपकी पैसिव लर्निंग होती नहीं है, तो आपके जहन में बात नहीं ठहरती। अगर ठहरती भी है तो वो बहुत धुंधली सी ठहरती है, आपको लगता है कि मैंने याद कर लिया, लेकिन वो याद नहीं होता। अगर कि आप एक पूरा टॉपिक 1 घंटा लगा के याद करते हैं या समझ लेते हैं, और उसके बाद आप किताब बंद करें और आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट के लिए उस पूरे टॉपिक को जहन में दोहरा लो। मैं आपको टिप दे रहा हूँ, मतलब कि यही इसी पे सीख लो। ये पूरा टॉपिक आपने जहन में दोहरा लिया, एक गाड़ी है और ये 2 मीटर और फिर 6 और फिर 8 मीटर और फिर जो टाइम है इस तरह, तो जिस वक्त आप ये जहन में पूरा एक सिनेरियो सीन क्रिएट कर लोगे तो उम्र भर कभी भी नहीं भूलोगे। ये पैसिव लर्निंग के वेव्स होते हैं। ये इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि आप अपनी जो मेमोरी है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत उसका बता दिया कि वो मेरा एक अपकमिंग लेक्चर होगा, वो जनरल लेक्चर होगा कि उसमें आप अपनी मेमोराइजेशन या आपकी जो ये ताकत है याद करने की आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर बनाएंगे। तो चलें अपने न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं एक्सेलरेशन के, और ये जो आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो एक्सेलरेशन आ रहा है, और जो आपके पास ग्राफिकल ये जो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल करने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलें चलते हैं अपने 2.7 की तरफ।
ओके बच्चों, अब हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2.7 है वो मैंने अभी थोड़ी सी आपको सॉल्व कर भी दी थी, मतलब कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको ग्राफ बता देते थे, लेकिन फिर से ये लोग कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.23। अब मैं अगर कि नहीं करा था तो आप लोग कहेंगे कि सर ने न्यूमेरिकल स्किप कर दिए, जो कि मैं पहले करा भी चुका हूँ, लेकिन इसको एज अ न्यूमेरिकल यानी कि जो इसका हक बनता है वो हम अदा कर देते हैं। तो अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करें इस फिगर के मुताबिक, जो कि मैंने भी आपको बताया भी था। इसमें ये है कि आपके पास जो है स्पीड यहाँ पर आपने ली है, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और टाइम आपने एक्स एक्सिस पर लिया है। तो ऐसे केस में ये कह रहे हैं हमें यहाँ पर कि ऑन द ग्राफ 2.23.a gives the speed of the object as 2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो पॉइंट ए है वो आपको 2 मीटर पर सेकेंड की जो है वो स्पीड दे रहा है। आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड गुजरने के बाद, एंड पॉइंट बी गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड गुजरने के बाद हम यहाँ पर आए तो 10 सेकंड हो गए थे, ठीक है, और यहाँ पर जो हम अगर कि सीधा ऊपर जाते हैं तो हमारे पास पॉइंट बी आता है। पॉइंट बी जो है हमें स्पीड दे रहा है 4 मीटर पर सेकंड की। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो हमें 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रहा है और पॉइंट ए हमें 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रहा है। ठीक हो गया, आफ्टर 10 सेकंड ठीक हो गया। तो हमारे पास जो पॉइंट ए है वो 2 मीटर पर सेकंड और पॉइंट बी है वो हमें 4 मीटर पर सेकंड दे रहा है। अब एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, जो आपके पास जो ये स्लोप आपने लेना होता है, तो स्लोप आपके पास किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। आपको पता है कि स्लोप क्या होता है कि आप y2 में से y1 को माइनस करते हैं और आपके पास फिर उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ? आप x2 माइनस x1 के साथ। ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, आपने बताया कि जो स्लोप है वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल आ रहा है और ये स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर है। तो आपने कह दिया कि सिंस, मैंने आपको उस दिन 3 डॉट्स का मतलब बताया था कि ये वाले जो 3 डॉट्स होते हैं इसका मतलब होता है सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, और इन 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास कैसे हो जाएगा, यानी कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जिस वक्त आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे यानी कि स्लोप के थ्रू एक्सेलरेशन निकालोगे तो स्लोप का फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y2 है, ये सिंपल x1 है और ये आपके पास x2 है। तो ऐसे केस में जो है हमारे पास आपने अगर के इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड आ रही है और y1 की वैल्यू आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, x2 की वैल्यू 10 आपके पास 10 आ रही है, x1 की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है आपको, ये तो मतलब कि मैंने पहले भी लेक्चर में समझा दिया था। आपने वैल्यूज पुट कर दी एंड देन उसके बाद आपके पास 4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड एंड देन उसके बाद 10 माइनस 5 सेकंड। तो इसको अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास 0.4 आता है और मीटर पर सेकंड और सेकंड को आप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये मैंने अलग से एक्सेलरेशन के उसमें मैं आपको एक यूनिट डिराइव करके भी बताया था कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारे पास सारी की सारी कहानी होगी एक्सेलरेशन की, जिसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन देता है। याद रखना कि स्लोप जो है स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। ये कोई मैं तकरीबन कोई 10वीं दफ़ा कह रहा हूँ, 8वीं 9वीं या 10वीं दफ़ा आपको इस लेक्चर में। ठीक है, भूलना नहीं है कि स्लोप जो है स्पीड टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है, बार बार कह रहा हूँ। तो अगर ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप 2 दफ़ा रिवाइंड करके देखें, 3 दफ़ा पीछे जाके आगे आके देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर कि स्टिल नहीं समझ आता तो आप फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपके ज़्यादा तो क्वेश्चन होते नहीं, सिर्फ आपका वो कहते हैं 100 में से सिर्फ 5% 10% जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट रहता होता है। वो मैं आपको हल्की सी एक वो बताता हूँ बात, आपको फ़ौरन से समझ में आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है। अपने अगले न्यूमेरिकल 2.8 की तरफ अब हम जाते हैं और उसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो चलें चलते हैं अपने एग्जाम्पल 2.8 की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारे पास एग्जाम्पल 2.8 में कह रहे हैं कि आपने फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.24। आपके पास ये फिगर है, आपने इससे जो है ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर जो है इस फिगर में एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी, अब ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कि जब कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ में इस किस्म का ग्राफ आए, अब इस ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो समझने की है, या फिर इसमें जो स्लोप की कहानी है या इसकी जो शेप है वो समझने की है। आपके पास जो ग्राफ थे अभी तक आपने पढ़े हैं ग्राफ, आपने ग्राफ ये वाला देखा है या फिर आपने ग्राफ ये वाला देखा है।
ये तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है, जब आप डिस्टेंस टाइम में पढ़ रहे थे, और स्पीड टाइम में जब आप पढ़ रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करता है। ये जो है ये यूनिफॉर्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग के लिए, जब आपके पास स्पीड जो है वो बढ़ रही होती है। लेकिन अब ऐसे केस में जब आपके पास ऐसा ग्राफ आ जाता है, ऐसा डिक्रीजिंग इस किस्म का ग्राफ आ जाता है, तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस बात को शो करता है कि आपके पास जो है ये मतलब कि जो आपके पास स्पीड है ये क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? इक्वली, जो जिस तरह आपके पास यूनिफॉर्मली एक मोशन होता था, यूनिफॉर्म मोशन होता था जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता था, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह इंक्रीज होता था यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन ये उसके उलट है। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी जो थी वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर जा रही थी। अचानक से मेरे सामने कुछ आया या फिर मैंने उस गाड़ी की स्पीड को स्लो करना चाहा, तो मैंने ब्रेक अप्लाई की। अब मैंने जब ब्रेक अप्लाई की तो मेरी जो गाड़ी है, मैंने फुल ब्रेक नहीं अप्लाई की जिसमें जो आप आगे कर एकदम से जो है इनर्शिया की वजह से वो आगे आप चले जाते हैं, वो हम फिर थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आप ब्रेक लगाते हो तो एकदम से आपका जो है ये अगला हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है आगे की तरफ जाता है, तो वो ब्रेक नहीं लगाई। मैंने ब्रेक लगाई आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब मेरी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्मली जो है वो कम हो रही है। अब मेरी स्पीड कैसे कम हो रही है? मेरी जो स्पीड है वो पहले 5 सेकंड में जो पहले जो थी 0 पर जो थी वो 6 मीटर थी, जब वो 5 सेकंड पर आई, मतलब कि 5 सेकंड गुजरे तो वो 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई। मतलब ये कि मैं जिस वक्त मैं नॉर्मली जा रहा था तो मेरी 6 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अचानक से मैंने ब्रेक लगाने का सोचा तो मेरी जो स्पीड है वो 6 से 4 पर आ गई। 5 सेकंड गुजरे, 5 सेकंड गुजरने के बाद मेरी 4 पर आ गई। फिर मजीद 5 और गुजरे, यानी कि 10 सेकंड जब गुजरे तो मेरी जो स्पीड है, यानी कि 5 सेकंड जिस वक्त गुजरे तो मेरी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई। फिर इसी तरह जब मेरे 5 सेकंड और यानी कि 10 सेकंड गुजर गए तो मेरी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड पर आ गई। और इसी तरह जब वो 15 पर आई तो मेरा जो कार है वो रेस्ट में यानी कि बिल्कुल यानी कि रुक गई। तो ऐसे केस में आपके पास जिस वक्त आप यहाँ पर इसको रीड करें, द ग्राफ इन फिगर 2.24 शोज दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। पहले तो आप देखें कि ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये जो स्पीड है ये डिक्रीज हो रही है। जब भी आपके सामने ऐसे ग्राफ आ जाए, ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि इसमें स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। और इसी तरह द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड इज 4 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड गुजरने के बाद जो है आपके पास जो स्पीड है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें तो 5 सेकंड गुजरने के बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर स्पीड देखें तो आपके पास 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड एंड इट बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड। मतलब ये कि आपके पास जो है और 5 सेकंड यानी कि टोटल 10 सेकंड जब गुजर गए तो आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ऐसे में हमारे पास जो है अगर कि हम एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं तो हमें इस CD का स्लोप लेना होगा। अब ये जो स्लोप है ये आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्लोप हम किसे कहते हैं। तो स्लोप जो है ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास जो है ये y2 है और ये y1 है, और इसी तरह जो है आपके पास आप जिस वक्त इसको फाइंड आउट करते हो तो ऐसे केस में आपके पास जो है ये आपके पास अब y1 है और ये y2 है, क्योंकि आपके पास जो है ये ऊपर से मोशन हो रहा है, मतलब कि आपके पास जो ये मोशन है ये ऊपर से हो रहा है, तो आप बता सकते हैं। और x1 और x2 तो इसी तरह ही होगा, टाइम इस डायरेक्शन में है और स्पीड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो आपके पास जो है ये y2 होगा और ये आपके पास y1 होगा। मतलब ये कि आपके पास ये y1 यानी कि ये हाई स्पीड है और ये लो स्पीड है। आप हमेशा ज़्यादा के लिए y2 लेते हैं, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर से आपके पास जो है ये कम हो रहा है, ये आपके पास, सॉरी मैं दोबारा इसको गलत देखते हैं, ये आपके पास y1 है और ये आपके पास y2 है, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मसला प्रोड्यूस बात कर देती हैं। तो जिस वक्त आपके पास जो है आपने जहाँ से स्टार्ट लिए, जहाँ से हम बता रहे हैं, अब ये स्लोप जो है ये यहाँ ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। पहले जब हम स्लोप ले रहे थे ना, अगर कि मैं उसकी बात करूँ तो वो जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट A था और एंडिंग पॉइंट आपके पास B था, लेकिन यहाँ से आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट C है और एंडिंग पॉइंट हम D ले रहे हैं। हमने लेट से ये स्लोप लिया है तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे कि ये y1 हो गया और ये हमारे पास y2 हो गया। आप नीचे से नहीं लेंगे क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हो रही स्पीड, ये आपके पास स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, तभी जो है ये ग्राफ आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने ये इंडिकेशन के लिए 1 लगा दिया और ये 2 लगा दिए। स्टूडेंट जो है इसमें थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूज वगैरह हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है और ये आपके पास सेकंड पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट में आपके पास ये y1 आ रहा है और ये सेकंड पॉइंट में आपके पास y2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जिस वक्त हम स्लोप लेते हैं तो हम कहते हैं y2 माइनस y1, फार्मूला यहाँ पर सेम
रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला सेम रहेगा। y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए y1 आपके पास ये होगा, यानी कि ऊपर से आपके पास ये है जो स्पीड है ये डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे में आपके पास जो है y1 ये, y2 आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो y2 में आपने 2 मीटर पर सेकंड और y1 में आपके पास जो है 4 मीटर पर सेकंड। एंड देन इसी तरह x2 माइनस x1 आपके पास 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड सॉल्व कर लें, आपके पास 0.4 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन आपके पास ये माइनस का साइन जो है ये शो कर रहा है कि आपके पास जो है ये डिसेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन जो है आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि आपके पास जो गाड़ी की स्पीड जब कम हो रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जो कि मैंने एक्सेलरेशन के टॉपिक में तफसील से बताया था कि नेगेटिव साइन जो है ये डिसेलरेशन को या रिटार्डेशन को भी शो करता है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि स्पीड टाइम ग्राफ इन फिगर 2.24 गिव्स नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये कि आपके पास ये नेगेटिव स्लोप है, इसका ये हायर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है। एंड देन इसी तरह आपके पास जो है नेगेटिव स्लोप, दस द ऑब्जेक्ट हैज डिसेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास जो इसकी जो डिसेलरेशन है वो कितनी है, वो आपके पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये सारी की सारी कहानी थी हमारे पास कि अगर के किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस तरह से फाइंड करना हो कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड है उसमें कमी आ रही है, मतलब कि वो स्पीड जो है वो कम हो रही है। मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि मैं अगर के ब्रेक अप्लाई करता हूँ हल्की हल्की और उसमें जो है वो कमी आती है, तो ऐसे केस में आपके पास जो है ये ये आपके पास पहला पॉइंट और ये आपके पास दूसरा पॉइंट होगा। तो अगर कि आप इसमें चेंज लेना चाहते हैं तो आप लेंगे कि y2 माइनस y1, और इसी तरह आपके पास जो है x2 माइनस x1 जो है उसका चेंज बताएगा। तो ये जो है ये हमारे पास सारी की सारी कहानी थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन जो है 2.24 का हमने कैसे निकालना है। बस जो गलती करते हैं बच्चे वो यहाँ पर करते हैं कि आपके पास जो मैंने शुरू में मतलब कि जल्दी में मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी बने, तो वो कहते हैं कि जल्दी का काम जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये आपके पास y2 है और ये आपके पास y1 है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से कम हो रहा है, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है और ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। तो ये मैंने सिर्फ इंडिकेशन के लिए बताया। तो इसके साथ जो पॉइंट होंगे वो x1 और इसके साथ y1, और इसके साथ जो 2 पॉइंट के साथ होंगे x2 और y2। बस ये आपने याद रखना है। मैं इसको सर्कल कर लूँ कि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो फिर कंफ्यूज बाद में ना हो। ये आपके पास 4 जो है ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये y1 इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और ये जो है y2, और इसी तरह जो है आपके पास ये D पॉइंट आ रहा है। मैं सिर्फ इसको साइड पर इंडिकेशन के लिख दूँ, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट मिस्टेक अक्सर कर देते हैं, जो कि मेरे से भी शुरू में जल्दी से हो गई थी। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बुक में तो ऐसी कोई कहानी मेंशन नहीं की गई होती, तो इसलिए जो है फिर स्टूडेंट्स की जो है ना बेस थोड़ी सी वो कमज़ोर बनती है। तो चलते हैं अपने इसके लास्ट पार्ट पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी, के आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं कि आप स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आपकी डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, ये हमारे पास हमारा लास्ट पॉइंट है इस स्पीड टाइम ग्राफ में। इसमें हमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हम स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस जो कि ट्रेवल किया होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कि मैंने जब वो शुरू में पॉइंट लिखवाए थे दो स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। तो होता क्या है इसमें आपको असल में समझना होगा कि द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो हमें जो है वो डिस्टेंस का बताता है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन आपको ये जो एरिया है ये कैसे पता लगेगा कि ये एरिया हमारे पास किस चीज़ का है? तो उसके लिए हमारे पास है इफ़ the motion is uniform, then the area can be calculated by, using appropriate formula for geometrical shapes represented by the shape। अब जैसे ही आप देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, तो अगर के आपके पास उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब ये कि आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके अंदर जो है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो ऐसे में तो आपके पास जो शेप बनेगी वो आपके पास या तो ट्राइंगल बनेगी या रेक्टेंगल बनेगी या ट्रेपेजियम, यानी कि कोई अप्रोप्रिएट शेप बनेगी, यानी कि जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई वेरिएबल ग्राफ बन रहा हो तो आप उसकी शेप को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसका एरिया भी आपके पास, उसके एरिया का फॉर्मूला आपके पास नहीं होगा तो आप उसको नहीं फाइंड कर सकते। तो जो शेप
अगर कि आपके पास यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और उसकी शेप आपको मालूम है, तो ऐसी सूरत में आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। मैंने ये एक जो एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए, ये आपके पेज नंबर 52 पर जो एमसीक्यूज हैं, 6 नंबर एमसीक्यूज है, मैंने एक एग्जांपल लिया। उन्होंने तो कहा है कि आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर, एंड देन ये फिगर उन्होंने बताई और वो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो वो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक आता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बाय द कार इज 75 मीटर, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिगर है, तो वहाँ पर तो एक्सेलरेशन का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है कांस्टेंट डिसेलरेशन है, यानी कि आपके पास जो है ये जो ग्राफ आता है, मैंने आपको बताया कि जब ये नीचे की तरफ होगा, डिक्लाइन होगा, तो आपके पास जो है ये क्या होगा, ये शो कर रहा है कि ये डिसेलरेशन। तो उधर एमसीक्यूज का ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर कुछ बच्चे एक्सेलरेशन को टिक कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को। तो वहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन को नहीं, आपने थर्ड ऑप्शन को करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये जो आपके पास जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है आपके पास, तो ये कैसे होगा आपके पास, आप इसको लेट से शेड कर देते हैं। उस तरह जो एरिया आ रहा है आप उसको शेड कर दो, यानी कि हमें पता चले कि भाई ये एरिया जो है इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये एरिया आपके इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। तो ये जो एरिया है इसको अगर कि हम फाइंड कर लें तो हमारे पास जो है उसके डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब याद रखना कि ये मेरे पास स्पीड है और ये मेरे पास टाइम है। तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास जो होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। अब ये हमारे पास स्लोप था ना, ये हमारे पास जो है ये इसका कर्व था, या आप इसका जो आप स्लोप कह लेते हैं, आपके पास जो ये लाइन है ये आपके पास इसका स्लोप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप इसका स्लोप फाइंड करोगे तो आपके पास डिसेलरेशन आएगी, तो वहाँ पर डिसेलरेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए सी ऑप्शन वहाँ पर आपने टिक करना है। किसी ने मुझसे पूछा भी था इस ऑप्शन के इस एमसीक्यू के बारे में। अच्छा जी, तो आपने करना ये है कि आपने जब इसका एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास फिगर कौन सी है, ये आपके पास ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल आ रहा है ना, मतलब कि देखो एक ये आपके पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कह सकते हो, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मेरे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई आपके पास बेस होता है। आपके पास जो है ये ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस होता है। तो ये हाइट है और ये बेस है इसकी। तो हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0 से लेकर 15 तक आ रही है। तो आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई आपके पास जो बेस है, और बेस आपके पास कितनी आ रही है, आपके पास बेस इसकी आ रही है 10। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये 5 इंटू 15 आपके पास 75 मीटर्स आ जाएगा। मतलब ये कि आपके पास जो इसका आंसर है वो 75 मीटर, यानी कि आपने इसका एरिया जो है, आपने अगर के किसी भी शेप का एरिया निकालना होता है तो आप उस शेप का जो फार्मूला है वो आप पुट करते हैं, और पुट करने के बाद आपके पास जो ये लेंथ है, मतलब ये कि आपके पास इसकी हाइट 15 आ रही है, 0 से लेकर ये 15 हाईएस्ट है ना, तो आपने हाईएस्ट जो है 15 पुट कर दी, और बेस जो है आपके पास 10 आ रही थी, मैंने 10 पुट कर दी। तो ये मैंने एक तरह का आपका 6 नंबर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पर मैंने बताया कि इसका ऑप्शन सी जो है वो 75 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें ये सीखा कि जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है, एरिया जो है, एरिया आपने उस शेप का लेना है जो कि यूनिफॉर्म हो। मतलब यहाँ पे हमें पता है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और इस यूनिफॉर्म मोशन की वजह से हमारे पास जो है वो ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस होता है। तो ऐसे केस में जब आप 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट की वैल्यू जो आपका 15 आ रही है, बेस की वैल्यू आपके पास 10 आ रही है, पुट करते हैं तो आपके पास 75 मीटर्स आंसर आ जाता है। तो इस टॉपिक में आपको ये बताया गया था कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है, किसी भी उसके एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास जो आता है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो हमें डिस्टेंस देगा। और ये आप किसी भी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो एरिया का फार्मूला होगा, अगर कि यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा होता तो आप वहाँ पर यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला पर लगाते हैं, रेक्टेंगल का लगाते हैं, ट्रेपीजियम का लगाते हैं, पैरेललोग्राम का लगाते हैं। तो ये जो है ये फार्मूलाज आसान है। सिर्फ ट्रायंगल का और रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम 3 फार्मूले आपको याद रखने होंगे, जो कि आप पहले भी मैथ्स में जो पिछली क्लास से अगर कोई पढ़ के आया है, अक्सर पूछना पड़ जाता है, तो अगर के आप लोग पढ़ के सही आए हैं तो वहाँ पर आपने ये फार्मूले सीखे होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ये यहाँ पर आपको फार्मूले अप्लाई करने होंगे। तो इन्हीं की मदद से जो है आप एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस
द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो है मैंने आपको जो पॉइंट लिखाया था वो हमने इस तरह से सीख लिया है, और ये आपका जो पेज नंबर 52 पर MCQs है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो चलते हैं अपने लास्ट ये एग्जाम्पल की तरफ, जो कि इस के साथ रिलेटेड भी है, एग्जाम्पल 2.9 पर। और उसमें आपको जो है एरिया के जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है, वो आपको जिस तरह जो है डिस्टेंस की वैल्यू देता है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता भी देता हूँ। तो उसमें हम ये सीख लेंगे कि इसके प्रॉपर जो है डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कि आपको समझ यहाँ पर नहीं आई तो आप इस न्यूमेरिकल को भी देखकर समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल 2.9 की तरफ। ओके बच्चों, अब हमें एग्जाम्पल 2.9 में कह रहे हैं कि अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन फिगर 2.25। आपके पास फिगर 2.25 है, ये फिगर जो है इसका नंबर जो है वो फिगर 2.25 है। इसमें कह रहे हैं कि आपको एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, और उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अगर कि हम इस ग्राफ को समझ लें कि इस ग्राफ में क्या कह रहे क्या है, तो इस ग्राफ में ये है कि ये जो है ये हमारे पास स्पीड का एक्सिस है, और ये हमारे पास टाइम का है। ये हमारे पास 10 सेकेंड, 20, 30 सेकेंड और 30 सेकेंड तक उसकी जर्नी है। और जो स्पीड है वो मैक्सिमम जो उसने कवर की है वो आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड गिवन है। यहाँ पर आप 220 को नहीं देखेंगे, जहाँ पर वो स्टॉप हुई है, मतलब कि जहाँ तक वो एक हद तक गई है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड है। अब होता क्या है कि जिस वक्त गाड़ी की जो कार की स्पीड इनिशियली वो इंक्रीज करती है, और 10 सेकेंड के लिए आप देखो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक वो जो है ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि ये मतलब कि जो कार है वो एक्सेलरेट हुई है यूनिफॉर्मली, जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास बढ़ती रही, यानी कि 10 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज करती गई है। लेकिन जब वो 16 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई तो उसके बाद जो है वो 18 सेकंड के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर 10 से लेकर आपके पास यहाँ तक, यानी कि ये 28 सेकंड आ रहे हैं। यहाँ पर मतलब कि 2 सेकंड कम जो है ये ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 18 सेकंड तक जो है वो फिर यूनिफॉर्म मतलब कि उसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही थी। मतलब ये कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमारे पास वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा था। स्पीड टाइम ग्राफ में जिस वक्त इंक्रीज करता है तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही वो 16 मीटर पर सेकंड पर पहुंची तो उसका जो स्लोप है, मतलब कि जो ग्राफ है, जो ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो हो गई। तो ऐसा ग्राफ जब होता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के लिए, मतलब कि यहाँ पर स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, और वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो यहाँ तक 28 सेकंड तक जो है वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक ही जो कार है वो मोशन करती रही है। लेकिन उसके बाद उसने फिर ब्रेक लगाई अचानक से, और 2 सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो यानी कि डिसेलरेट हुआ, उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली कम हुई और वो 30 सेकंड में आकर वो कार जो है वो स्टॉप हो गई। मतलब ये कि आपको इस अगर के ये जो ग्राफ है वो समझ में आता है तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर कि आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें जो है हमने ये दोबारा मैं बताता हूँ कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो कार थी वो जो है वो एक्सेलरेट हुई, मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती गई। और लेकिन जब वो 16 मीटर पर सेकंड पर पहुंची तो फिर उसकी जो कार थी, जो स्पीड थी वो कांस्टेंट हो गई। मतलब कि आपके पास 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो 18 सेकंड तक वो मोशन करती रही, यानी कि मूव करती रही। और वो जब पॉइंट बी पर पहुंच गई तो उसके ड्राइवर ने क्या किया कि ब्रेक अप्लाई की, और वो जो है वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्मली डिसेलरेट हो गई, यानी कि उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और जब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होकर वो 30 सेकंड पर क्या हो गई, आकर स्टॉप हो गई। तो ये जो है यहाँ पर जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टेंटली जो आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई गाड़ी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, यानी कि आपके पास जो है वो स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद जो है जब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी 16 मीटर पर सेकंड पर, तो ऐसे में वो है 18 सेकंड तक वो जो है वो उसी स्पीड तक जो उसी स्पीड पे यानी कि 16 मीटर पर सेकंड पर ही वो मोशन कर रही थी। लेकिन आखिरी 2 सेकंड में यानी कि जब ये 28 सेकंड पर ये पहुंच गई, यहाँ पर देखो तो ये 28 सेकंड है अगर कि मैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक जाऊँ तो ये 28 सेकंड है। और यहाँ पर जब वो पहुंची तो उसने अचानक से ब्रेक अप्लाई की, तो लास्ट 2 सेकंड में यानी कि 29 और 30 मतलब कि जो लास्ट 2 सेकंड है उस सेकंड पर ये मतलब कि डिसेलरेट हुई, यानी कि डिसेलरेशन
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई या फिर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई और ये जो कार है ये फिर रेस्ट में आ गई। तो ये फुल जर्नी अगर आपको समझ में आती है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही, तो ये इसका मतलब कि पहले कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें ये फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड, यहाँ पर जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स हैं उनमें आपने इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 10 सेकेंड में देखो आपके पास जिस वक्त आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है आप स्लोप लेते हैं, सिंपल इज दैट कि आपने स्लोप लेना होता है और आपके पास ये एक्सेलरेशन आपने इसका स्लोप लेना है, ठीक है, ये लाइन जो है आपने इसका स्लोप लेना है। तो आपके पास जो है ये y2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है और y1 आपके पास किसके बराबर आ रहा है, आपने y1 लेना है, ठीक है। ये y1 जो है ये जो पूरी एक मतलब कि ये एक लाइन है ना, ये जो आपके बिल्कुल सीधी जो लाइन है ये आपके पास जो है ये y2 और ये y2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 16 आ रही है, ठीक है, 16 आपने पुट कर दी और y1 यानी कि जो आपके पास y एक्सिस पर वैल्यू आ रही है। अब ये लाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिखें y2 या यहाँ पर लिखें, एक ही बात है क्योंकि आपके पास जो है पॉइंट, तो आप यहाँ पर लिख लो तो भी कोई मसला नहीं। और ये आपके पास y1 मतलब कि ये लाइन और ये लाइन जो है आपके पास देखो, ये लाइन, ये पॉइंट बता दो, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपके पास क्या है, दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो हमने इसके स्लोप के लिए इसका पहले y एक्सिस निकालना है और उसके बाद फिर आपके पास x, ये आपके पास x1 हो गया और ये आपके पास x2 हो गया। तो आप जिस वक्त चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन करेंगे तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो आपके पास 16 और ये 0 है। तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 16 मीटर पर सेकंड और आपके y1 की वैल्यू आ रही है 0 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह आपके पास जो टाइम लग रहा है वो आपके पास पहले 10 सेकंड मांग रहे हैं ना, पहले 10 सेकंड, तो आप x2 माइनस x1 करो तो 10 माइनस 0 क्या आएगा आपके पास, 10 नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास 10 सेकंड आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास 10 सेकंड आ रहे हैं। तो 16 मीटर पर सेकंड माइनस 0 16 मीटर पर सेकंड आएगा। आप 16 को 10 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थी हमारी कहानी, मतलब कि इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया पहले 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो है सिंपल ये किया कि y2 से y1 को माइनस किया, ठीक है। इसकी जो है ना ये आपके पास जो है ये आपने इसका इस लाइन का आपने स्लोप लिया है, ये OA जो लाइन है ना आपने इसका स्लोप लिया, ये O है, ठीक है, ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, इसका आपने स्लोप लिया। तो आपने इसका y एक्सिस, ठीक है, डिवाइड बाय x एक्सिस, y एक्सिस में चेंज जो आ रहा है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये y2 माइनस y1 16 माइनस 0 और x2 माइनस x1 जो है आपके पास 10 सेकंड आ रहा है, जो कि अंडरस्टूड है कि 10 में से 0 जाएंगे तो आपके पास जो है 10 आएगा और y2 में से 16 में से 0 जाएंगे तो वो भी आपके पास 16। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है फर्स्ट 10 सेकंड में वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही हो गया। इसके बाद हमें जो है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग जो है आपके पास लास्ट 2 सेकंड आपने फाइंड करना है कि आखिरी 2 सेकंड्स में, मतलब कि देखो यहाँ तक हम पहुँच गए थे ना, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो 2 सेकंड का है। ये जो टाइम है ना ये 2 सेकंड्स का आ रहा है, ठीक है, 2 सेकंड्स का टाइम है। तो आपने लास्ट 2 सेकंड्स में जो है वो आपने इसकी जो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकंड फाइंड करने के लिए आपने चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब आपने ये जो लाइन है ये B और C आपने इसका स्लोप लेना है। अब आपको यहाँ पर बुक में नहीं स्लोप का कहा गया तो आपने खुद से जहन दौड़ाना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने स्लोप लेना है। स्लोप लेने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ये जो सिंपल है कि आपके पास आप जिस वक्त स्लोप लेते हैं तो ऐसे में आपके पास ये B और ये C आ रहा है और आपके पास जो है ये y1 पॉइंट हो जाएगा और ये y2 पॉइंट हो जाएगा। अभी जो मैंने एग्जांपल वो करवाई थी वो जो पहले जिसमें मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपने y1 और ये y2 लेना होता है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमने नीचे से जहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना वहाँ से y1 लेना है। तो ये जो डिसेलरेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से B पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो आपने y1 को जो है B पॉइंट पर लेना है और y2 को आपने C पॉइंट पर लेना है, डेट्स इट। तो इसमें जो है आपके पास y2 माइनस y1 जो फार्मूला होगा तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो मेरे पास जो आ रही है ये यहाँ पर जिस वक्त ये पहुँचेगा ये तो 30 पर कंफ्यूज नहीं होना कि 30 आपके पास वो है। तो आपने जो है ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, मतलब कि ये B और ये लाइन, आपने ये लाइन देखो अगर कि आपने इसका स्लोप फाइंड करना है, B का और C का स्लोप फाइंड करना है, B और C का स्लोप फाइंड करना है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो हाईएस्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है मेरे पास, y1 की वैल्यू क्या है 16 है, ठीक है। इसको मैं ज़रा
यहाँ से हटाए तो y1 की वैल्यू जो है मेरे पास 16 मीटर पर सेकंड है। अगर कि मैं यहाँ से देखूँ बिल्कुल सीधा तो y1 इस पॉइंट को देखूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, y1 आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड। और जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मतलब कि जिस वक्त ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। जिस वक्त ये नीचे आएगा वेलोसिटी 0 तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो 0 मीटर पर सेकंड और ये y1 की वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड। तो 16 मीटर पर सेकंड जहाँ से उसने डिसेलरेशन स्टार्ट की, ब्रेक अप्लाई की, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब वो रेस्ट में आ गया y2 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो 0 मीटर पर सेकंड माइनस 16 मीटर पर सेकंड और लास्ट 2 सेकंड्स हैं। तो लास्ट 2 सेकंड में आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो लास्ट 2 सेकंड है आपके पास ये 28 और ये 30, तो आपके पास ये लास्ट 2 सेकंड में आपने डायरेक्ट 2 सेकंड पुट कर दो। अगर कि आप x2 माइनस x1 करके करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बुक में आपके 2 सेकंड डायरेक्ट हुआ हुआ है तो मैं वो नहीं करना चाहता। सिर्फ मैंने आपको पहले इसलिए बताया था कि ये आता कहाँ से है, आपको ये ना कन्फ्यूजन हो कि आपको डायरेक्ट फार्मूले की समझ ना हो। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बेसिक्स बताई थी कल फार्मूलों की, तो वो अपने जहन में आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ रहा है लास्ट 2 सेकंड्स के लिए आपने 2 सेकंड डिवाइड कर दिया और ये y1 की वैल्यू है। मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ, ये y1 की वैल्यू है और ये मेरे पास y2 की वैल्यू है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड माइनस 16 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू 2 सेकंड। एंड देन उसके बाद फिर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 16 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 सेकंड, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड से माइनस 16 मीटर पर सेकंड जाएंगे तो माइनस 16 मीटर पर सेकंड रह जाएंगे ना। और ऐसे में आपके पास जो है माइनस 16 मीटर पर सेकंड जब कैंसिल करोगे तो 2 1 टाइम और आपके पास जो है इधर तो कैंसिल नहीं होते, मैं आपको बता रहा था। बस ये है कि अगले स्टेप में जब ये कैंसिल करोगे तो आपके पास जो है इसका आंसर -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है ये सारी की सारी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। पहले आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया, यानी कि पहले 10 सेकंड में गाड़ी जो है एक्सेलरेट हो रही है और उसके लास्ट 2 सेकंड में जो गाड़ी है वो आपकी जो है वो कार वो डिसेलरेट हो रही है। तो यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया और यहाँ पर आपने डिसेलरेशन फाइंड किया, तो इसीलिए आपके पास जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, y1 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर अपने y1 लेना होता है, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पर अपने y2 लेना होता है। तो जब भी डिसेलरेशन होता है तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट लेते हैं तो वो पॉइंट डिसेलरेशन में पॉइंट ऊपर होगा, तो वहां पर आपने y1 लेना होगा जैसे मैंने ले लिया, और जब वो एंड पॉइंट पर आएगा तो उसको आपने y2 भी लेना है। तो ये आपके पास जो है डिसेलरेशन की कहानी होती है। और आपने इस तरह जो है y1 = 16 मीटर पर सेकंड और ये 0 एंड देन वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाल लेना। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पर डिसेलरेशन आ रही है। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें डिस्टेंस कह रहे हैं तो वो फाइंड करते हैं। अगर कि आपके यहाँ तक के क्वेश्चन हों तो आप पहले पीछे चले जाएं और फिर आ जाएं, फिर भी चले जाएं फिर आ जाएं। और अगर के फिर भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता दें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलें चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर और वहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, अब हमें अगर कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो इस ट्रेपीजियम का, और जितना भी हमारी कार ने डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें अगर कि उस डिस्टेंस को फाइंड करना है तो हमें इसकी शेप देखनी होगी। जो कि लास्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था ये स्पीड टाइम ग्राफ का, उसमें हमने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व, जो अब एरिया अंडर द ग्राफ जो भी आपके पास आता है, तो अगर कि हम वो यूनिफॉर्म मोशन हो तो हम उसका जो शेप है उसकी शेप का फार्मूला एरिया का पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसका डिस्टेंस देगा। मतलब ये कि अगर कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट शेप आ रही है और उसका हम एरिया ले लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, मतलब ये कि आपके पास मैंने जिस तरह वो ट्राइंगल करके बताया था और मैंने उसका एरिया लिया था और मेरे पास वो एरिया जो था वो डिस्टेंस के बराबर था, और यहाँ पर जो है ये जो एरिया है इसका सारा एरिया, ठीक है, ये जो शेप है ये यहाँ से लेकर OABC आपके पास ये पूरी जो शेप है ये आपके पास ये ट्रेपीजियम बन रही है। अगर कि आप इसको गौर से देखो तो ये ट्रेपीजियम है आपके पास, और ट्रेपीजियम ये आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा डिफरेंट शेप्स में, तो ये ट्रेपीजियम है। और अगर कि मैं इस पूरी शेप का, यानी कि इस पूरी शेप का अगर कि मैं इस तरह से जो एरिया आ रहा है मैं उसका एरिया ले लूँ, एरिया का जो फार्मूला होता है, तो मेरे पास तमाम का तमाम जो है डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो सारा का सारा ये जो मैंने शेड कर दिया है ये इसका एरिया आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होकर O से स्टार्ट होकर ये हम गए A तक एंड देन B तक एंड देन फिर C तक। तो ऐसे में जो है हमारे पास ये इसका अगर कि मैं तमाम एरिया निकाल लेता हूँ तो मेरे पास वो जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेरे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ना, ये पहले O से A तक जब गया तो आपके पास 16 मीटर पर सेकंड पर जाकर ये मैक्सिमम स्पीड ने 16 मीटर पर सेकंड अटेन की, फिर वहाँ पर
पर पहुंचने के बाद 18 सेकंड तक जो है वो बी पॉइंट तक आया, मतलब कि वो उसी स्पीड तक जो है वो फिर जाता गया। और 28 सेकंड पर जब वो पहुंच गया उसने फिर जो है वो ब्रेक लगाई, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड में वो 30 सेकंड की जर्नी पूरी करके आ गया। तो ऐसे केस में हमारे पास जो है ये एक यूनिफॉर्म शेप आ रही है, यानी कि यूनिफॉर्म जर्नी है, और हमारे पास जो है इस शेप का नाम ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया ले लें तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपीजियम OABC, मतलब कि OABC जो आपके पास ये पूरी ट्रेपीजियम बन रही है, इसका अगर कि आप एरिया निकाल लेते हैं तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है उसका फार्मूला आपके पास होता है। अगर कि किसी ने पीछे नहीं पढ़ा या भूल गया है तो उसका फार्मूला यहाँ पर इन्होंने दिया था कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये कि आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, इसकी एक पैरेलल साइड ये है AB और OC, यहाँ से लेकर ये आपके पास ट्रेपीजियम की ये इस तरह से पैरेलल साइड, ये इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास सॉरी AB इज पैरेलल टू OC, मतलब ये कि आपके पास ये जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल का मैथ्स में एक सिंबल होता है, इससे पैरेलल बताया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ये AB है ये OC के साथ क्या है, पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये कि AB प्लस OC, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। अब ये जो इसकी हाइट है यानी कि ये बेस से कितना बुलंद है तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास यानी कि ये आपके पास जो है ये A और यहाँ पर पॉइंट को भी नाम दे दें आप, ठीक है। तो आपके पास ये इसकी हाइट आ रही है, ठीक हो गया। तो ये जो है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और B से लेकर इस पॉइंट तक जो है ये कर्व इस तरह नहीं देखना आपने, बिल्कुल ये डॉटेड लाइन है ना, ब्लैक लाइन जो डॉटेड नजर आ रही है इस तरह से, ये आपके पास जो है इसकी हाइट है, मतलब A से लेकर ये इस पॉइंट तक जो है ये इसकी हाइट आ रही है, और B से लेकर आपके पास जो है ये बिल्कुल जो डॉटेड लाइन यहाँ तक आ रही है, तो ये इसकी हाइट है। मतलब ये ट्रेपीजियम यहाँ से लेकर इस तरह से ये इसकी हाइट आ रही है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास इतनी है, आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर कि मैं इसको अपने पास से कोई नाम देना चाहूँ आपको बताने के लिए AE कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको D कर लेता हूँ। तो ये AE या BD आपस में बराबर होंगे ना, तो आपके पास जो है ये AE या BD जो है ये इसकी हाइट है। तो ऐसे केस में जिस वक्त आपने इसकी हाइट लेनी होती है तो आपने क्या करना होगा कि आपने जो इसकी मतलब कि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपके पास 16 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो हाइट की वैल्यू आपके पास जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है, जो कि हमने मार्क की हुई है। मतलब ये कि आपके पास यहाँ से लेकर जो एक्स एक्सिस से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो 16 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और इसी तरह आपके पास जो है सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि आपके पास ये AB, आपके पास AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर आपको 18 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर 18 पुट कर लिया। एक पैरेलल साइड मतलब कि AB प्लस OC है, ठीक है, AB मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB प्लस OC है, तो आपने AB की वैल्यू जो है वो 18 सेकंड और OC की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास वो पूरी की पूरी 30 सेकंड्स आ रही है। तो आपने जो पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि आपके पास जो ये पैरेलल साइड्स आ रही हैं और उसकी जो हाइट है, यानी कि ये आपके पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो आपने वैल्यू, तो यहाँ से लेकर आपके पास जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास जो हाइट है उसकी वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड। तो आपने सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट में उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो ये यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बाज़ बच्चे इसको हाइट लेते हैं, बाज़ बच्चे इसको, तो हाइट आपके पास इस तरह वर्टिकली होगी, हाइट यहाँ पर ट्रेपीजियम में वर्टिकली आपके पास दी जाएगी। सही हो गया, तो आपने इसको जो है मद्देनज़र रखना है और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो आपने इस तरह जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट करके फिर सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड कर लो 48 सेकेंड्स आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लो एंड देन 2 पे डिवाइड करके आपके पास जो आंसर है वो 384 मीटर्स आ जाएगा। मतलब ये कि आपके पास इस कार ने जो ये सारा डिस्टेंस कवर किया है वो हमने अगर एरिया की मदद से फाइंड किया तो वो हमारे पास 384 मीटर्स आता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास कैलकुलेशन है आपकी उस कार की, जो उसने एरिया जो है एरिया की मदद से हमने डिस्टेंस निकाला है, यानी कि हमने कार का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारे पास था इसका डिस्टेंस फाइंड करना, जिसमें हमने उस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की मदद से उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब लास्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड, जिसमें हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमने इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, आपने इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपने जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको
डिवाइड बाय जितना टाइम लगा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन जो है वो आप डिवाइड करोगे, यानी कि 384 टोटल डिस्टेंस है और 30 सेकेंड है, आप इसको डिवाइड कर लो, आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको बस वो एक हल्का सा जो है उसका टच भी दे देता हूँ। तो चलते हैं अपने एवरेज स्पीड की तरफ। तो इसी तरह हम जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन चाहिए होता है। तो बच्चों जब आपने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो जितना भी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, जो कि हम अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 384 मीटर्स आ रही है। और इसी तरह हमारे पास ये 30 सेकेंड्स है। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ये आपके पास एवरेज स्पीड हो जाएगी 12.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि आपके पास जितना टोटल डिस्टेंस था वो 384 मीटर्स था एंड टोटल टाइम टेकन था वो 30 सेकेंड्स था। तो आपने जब इसको डिवाइड करके सॉल्व किया तो ये 12.8 मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसने आपके एक्सेलरेशन को भी कवर किया, डिसेलरेशन को भी कवर किया। इसके अलावा आपके जो एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास आता है, आपने वो भी कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया उसमें। तो ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 2.9, ये इसने आपको मतलब कि तमाम चीज़ें जो है कवर करके दे दी हैं। इसमें एवरेज स्पीड भी आपने फाइंड कर ली और इसमें आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड किया, डिसेलरेशन भी फाइंड कर लिया एंड आपने जो है ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड कर लिया। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अगर आप लोगों के स्टिल कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप वीडियो को 2-3 दफ़ा जो है रिवाइंड करके देख लिया करें, और अगर कि आपको समझ में आ जाती तो वेल एंड गुड, और अगर कि खुदा न खास्ता आपको बाई चांस नहीं समझ में आती तो आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। और मेरे ख्याल से मैंने इस टॉपिक के जो है ये तकरीबन 2.5 घंटे के लेक्चर जो है प्रिपेयर किए, मतलब कि एक पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को तफसील से हमने उसके हर पॉइंट को हर पहलू से कवर करने की मैंने कोशिश की है। और मैंने अपनी तरफ से अपने ऑन पर कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जहाँ पर मुझे लगे कि मेरे से जो है ये पॉइंट रह गया। अगर क्या आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इनफैक्ट ये है कि मैंने 9th क्लास के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया है तो आपको, और बुक का वर्ड जो है वर्ड पढ़ाया है, लफ्ज़ पढ़ाया है, हर बार। और अगर आपको कोई मसले मसाइल होते हैं तो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह अगर आप लेक्चर को फुल देखते हैं तो ये मैं आपको दावे से ही कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, बाकी जो करने ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन इंसान अपनी कोशिश कर सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूँ, और जितना मुझसे हो सके मैंने फुल जोर लगाया है। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।